हेलो फ्रेंड्स, आइए लास्ट क्लास हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्ड को हम लोगों ने डिटेल डिस्कस किया। सिंपल उसको अगर डेफिनेशन की बात करें तो सेक्शन 2 क्लॉज एच में उसको डिफाइन किया गया, जिसमें एक लाइन सिंपल डिफिनेशन में दिया गया क्या, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। जिसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट को टेक्निकली समझा तो वर्ड एग्रीमेंट में अगर लीगल इन्फोर्सेबिलिटी वर्ड को अटैच कर दिया जाए तो फिर वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में थोड़ा फर्क है, जिसके डिफरेंसेस को हमने डिटेल बात की कि एग्रीमेंट अगर देखा जाए तो सिर्फ ऑफर और एक्सेप्टेंस बेस पे तैयार किया जा सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचने के लिए उसमें लीगल इन्फोर्सेबिलिटी का होना जरूरी है। ये सारी बातें हमने डिटेल डिस्कशन किया। आइए आज कहानी हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इस वर्ड कॉन्ट्रैक्ट में अब हमने देखना है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को तैयार करने के लिए आखिर किन किन एलिमेंट्स का इन्वॉल्व होना जरूरी है, यानी क्या क्या जोड़े या कैसे हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को तैयार करें। उसी के कंटेक्स्ट में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो आज का हमारा मेन टॉपिक होगा essential elements of a valid contract। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या एलिमेंट्स है। सिंपली अगर हमने देखा तो स्टेप वाइज अगर देखा कि पहले ऑफर आएगा, फिर उसमें एक्सेप्टेंस जुड़ेगा, फिर कंसीडरेशन की बात होगी, फिर एग्रीमेंट तक बात पहुंचेगी और फिर उसमें लीगल इन्फोर्सिबिलिटी, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। दैट इज योर स्टेप। लेकिन अगर उसी के रिस्पेक्ट में अगर एलिमेंट्स की बात करें तो बात इतने पे ही कॉन्ट्रैक्ट नहीं तैयार होते। क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट में एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, इसके लिए अगर हम अपने लॉ की बात करें तो इसको सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्कस किया गया है। हालांकि जो जो एलिमेंट्स की बात अंडर सेक्शन 10 की गई है वो एक इंक्लूसिव लिस्ट है। इंक्लूसिव इन द सेंस कि उसमें और भी बातें जोड़ी जा सकती है। देखिए, कोई भी लॉ बनता है, प्रोविजंस बनते हैं, तो वो प्रोविजंस दो टाइप्स हो सकते हैं नेचर वाइज। एक इंक्लूसिव नेचर होता है और दूसरा होता है एग्जॉस्टिव नेचर। यदि मैं वर्ड यूज करूं एग्जॉस्टिव नेचर, इसका मतलब वो कंप्लीट है, उससे बाहर आपने नहीं जाना है। लेकिन अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं इंक्लूसिव नेचर, इसका मतलब इसमें और भी बातें इंक्लूड की जा सकती है। तो हमारे सेक्शन 10 में जो इसेंशियल एलिमेंट्स की बात की गई है वो इंक्लूसिव बेसिस पे है, यानी कुछ और भी एलिमेंट्स इन्वॉल्व किए जा सकते हैं। तो कुछ और सेक्शन 10 को कंसीडर करते हुए कुछ और भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम या प्रैक्टिकल टाइप में भी, तो उसको भी हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। एक एक पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस दो तरीके से आपके तैयार होते हैं, या तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि आपने एक्सप्लेन करना है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा प्रैक्टिकल केस बेसिस क्वेश्चन जो किसी भी पॉइंट्स पे, किसी भी आपके एलिमेंट्स के बेस पे केस बनाएगा और उस केस को आपने प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो सॉल्व करना होगा बाय द प्रोविजन। तो इसीलिए एक एक पॉइंट्स को हम लोग थोड़ा अच्छे से डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर आपने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तैयार करना है तो एलिमेंट्स वाइज सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है टू पार्टीज की। कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करें तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को तैयार करने में एटलीस्ट टू पार्टी का तो होना जरूरी है। क्या मैं अपने आप से वादा करके निभाने की बात कर सकता हूं? चले जी, ये अगर मोरल बेसिस पे हो सकता है कि मैं अपने आप से वादा करता हूं कि तुमसे नहीं मिलूंगा, लेकिन अगर लीगली बात करें तो जो आप वादा करने और निभाने की बात करते हैं तो वादा किसी न किसी अदर पर्सन के रिस्पेक्ट में किया जाता है। या टेक्निकली अगर मैं बात करूं कि ऑफर और एक्सेप्टेंस से हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो एक पर्सन ऑफर करता है और दूसरा क्या करता है, एक्सेप्टेंस करता है। तो इसके लिए बताइए एटलीस्ट टू पार्टी का होना जरूरी है। तो इसी के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व एटलीस्ट टू पार्टीज, कम से कम दो पार्टी का होना जरूरी है। जैसे हमने बात किया
कि कॉन्ट्रैक्ट में आपका अगर वर्ड ऑफर होता है तो ऑफर किया एक पार्टी ने, और इसी के नेक्स्ट स्टेप में ऑफर के रिस्पॉन्स में आपको एक्सेप्टेंस देना होता है। तो यदि बात अगर एक्सेप्टेंस की होगी तो बताइए क्या यही पार्टी एक्सेप्टेंस देगा? नो, ये इसके लिए अदर पार्टी का होना जरूरी है। तो इसी बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट बाय एटलीस्ट 2 पर्सन, कम से कम 2 पर्सन द्वारा कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया जाएगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, इट मे बी नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। ये आपके नेचुरल पर्सन हो सकते हैं या आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड नेचुरल पर्सन और दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन। देखिए कि पर्सन वर्ड तो आप समझ रहे होंगे, लेकिन नेचुरल आर्टिफिशियल क्या? तो देखिए लॉ में पर्सन वर्ड को वाइडली ट्रीट किया गया है। नॉर्मली पर्सन वर्ड की अगर बात करते हैं तो हम आप जैसे पर्सन की बात होती है, बट हम आप जैसे पर्सन वो नेचुरल पर्सन में कवर होते हैं। लेकिन कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जो बाय लॉ क्रिएट किए जाते हैं, जैसे कंपनी, यूनिवर्सिटी, ये सब अगर देखा जाए तो वो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। जैसे आर्टिफिशियल पर्सन के रिस्पेक्ट में एग्जांपल कंपनी आगे हम लोग कंपनीज एक्ट भी पढ़ना, उसमें बात करेंगे। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज क्रिएटेड बाय लॉ। तो पर्सन तो ये भी है, बस इसको और सिंपल वे में बात करें, जिसे ऊपर वाले ने बनाया उसे नेचुरल पर्सन कहते हैं और जिसे नीचे वाले ने बनाया उसको आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। जैसे हम आपको बनाने वाले ऊपर वाले, तो इसलिए हम आप क्या हुए? नेचुरल पर्सन। लेकिन कंपनी, इसको सेपरेट लीगल माना कि सेपरेट लीगल पर्सन, सेपरेट आइडेंटिटी, इसका अपना वजूद होता है। तो ये भी एक पर्सन है और इस पर्सन को बाय लॉ तैयार किया जाता है और इसलिए इसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। इसी तरह यूनिवर्सिटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह आपके जो सेपरेट आइडेंटिटी रखते हैं बाय लॉ, तो उसको हम लोग आर्टिफिशियल पर्सन की बात करते हैं। तो पर्सन आपको चाहिए कितना पर्सन? 2 पर्सन। लेकिन वो 2 पर्सन कैसे हो सकते हैं? नेचुरल या आर्टिफिशियल, दोनों चलेगा। नेचुरल पर्सन का मतलब हम आप जैसे इंडिविजुअल, वो नेचुरल पर्सन होते हैं जिसे ऊपर वाले ने बनाया। आर्टिफिशियल पर्सन हमने कहा ऐसे पर्सन जिसको बाय लॉ सेपरेट आइडेंटिटी दी जाती है, वो हमारे आर्टिफिशियल पर्सन लाइक कंपनी और यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। लेकिन हाँ, यहां ध्यान रखेंगे ये आर्टिफिशियल पर्सन वर्ड कई बार थोड़ा डिस्प्यूटेड हो जाता है। देखिए आर्टिफिशियल पर्सन में वो पर्सन आते हैं जिसकी सेपरेट आइडेंटिटी मिली हो, उसका अपना वजूद हो। जैसे एक बार एक केस आ गया था, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो जरा जान लीजिए कि एक केस था स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज रमन लाल एंड कंपनी का। इसमें हुआ क्या कि एक पार्टनरशिप फर्म थी, इस फर्म का हो गया डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन का मतलब समझते हैं? डिसोल्यूशन का मतलब होता है समापन। फर्म को बंद कर दिया गया, डिसॉल्व हो गया, समापन हुआ। तो जो समापन हुआ, तो ऐसी स्थिति में पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया? डिस्ट्रीब्यूट किया एसेट्स। भाई फर्म के जो भी एसेट्स थे आपके, वो फर्म के एसेट्स को, भाई फर्म तो बंद हो गई, तो उन्होंने कहा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं। किसके बीच? पार्टनर्स के बीच। जो भी एबीसी जो भी पार्टनर्स थे उनके बीच बांट दिया गया। तो फर्म ने एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट किया पार्टनर्स को। तो ऐसी स्थिति में सेल्टेक्स डिपार्टमेंट वो कह रहे थे कि वांट टू टैक्स, उनको टैक्स चाहिए, क्योंकि वो कह रहे थे पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स को एसेट्स दिया है, तो ये एक तरीके से सेल है और उस बेस पे सेल टैक्स चाहिए।
on the basis of contract of sale in this case. अब यहां पे क्वेश्चन ये हुआ कि अगर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बेस पे वो टैक्स की डिमांड कर सकते हैं, लेकिन यहां पे गुजरात हाई कोर्ट ने ये कहा कि यहां तो दो पार्टी है ही नहीं। सेल टैक्स डिपार्टमेंट करेगी नहीं, दो पार्टी है ना सर, फर्म और पार्टनर, ये दोनों अलग अलग पर्सन, दिस इज आर्टिफिशियल पर्सन। लेकिन हमारा लॉ कहता है कि दो पार्टी चाहिए, दो पर्सन चाहिए, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल पर्सन के बेस पे। तो यहीं पे ध्यान दीजिए, अंडर पार्टनरशिप एक्ट बात की गई कि आर्टिफिशियल पर्सन तो है, लेकिन यहां सेपरेट आइडेंटिटी फर्म और पार्टनर फर्म को नहीं दी गई, इसलिए फर्म और पार्टनर एक पर्सन। Partnership firm have a no separate identity, which is therefore it is not called as a separate artificial person. तो यहां फर्म और पार्टनर दोनों क्या हुए, एक पर्सन माने गए, और इस बेस पे डिसीजन लिया गया नो, यहां पे कह सकते हैं कि डिसीजन लिया गया हाई कोर्ट द्वारा, इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज at least two parties required for a valid contract. देखिए यहां पे मुद्दा किस बात का था कि नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन का सहारा लिया गया, और उसी बेस पे ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही थी। लेकिन हमने साथ ही साथ आर्टिफिशियल पर्सन को डिक्लेयर करने से पहले सावधानी रखनी है आपने कि उसकी सेपरेट आइडेंटिटी होनी चाहिए, और यहां फर्म में आपके देखा गया आर्टिफिशियल तो है लेकिन इसकी सेपरेट आइडेंटिटी नहीं दी गई है, फर्म और पार्टनर्स को एक माना जाता है। इस बेस पे यहां दो पार्टी इन्वॉल्व ही नहीं हुए, और दो पार्टी इन्वॉल्व नहीं हुए तो इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हम कह सकते हैं कि दो पार्टीज होना चाहिए, दो पार्टीज नहीं तो फिर ऐसी स्थिति में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं। हाँ, दो पार्टीज में पर्सन वाइज अगर देखें तो नेचुरल पर्सन या आर्टिफिशियल चलेगा, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन को आपने कंसीडर करते समय यह सावधानी रखनी है कि उसकी सेपरेट आइडेंटिटी होनी चाहिए। देखिए जी, उसी बेस पे गुजरात वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमालाल एंड कंपनी के केस में हम कह सकते हैं कि फर्म और पार्टनर को दो पार्टी मानकर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने की बात कर रहे थे, लेकिन फर्म और पार्टनर दो अलग अलग पार्टी नहीं, इसको एक पर्सन ही माना जाता है। इस बेस पे यहां दो पार्टी की कमी पाई गई और उस बेस पे ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो एक पॉइंट ध्यान रखेंगे हम लोग, कौन सा, कि एटलीस्ट कम से कम कितने पार्टीज होने चाहिए, दो पार्टीज। आइए कहानी आगे बढ़े। तो एक एलिमेंट्स की हमने अभी बात की कि एटलीस्ट टू पार्टीज होने चाहिए। नंबर 2 सेकेंड एलिमेंट्स कहता है भाई एग्रीमेंट तो होना ही चाहिए, दैट इज योर नेक्स्ट एलिमेंट। कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन ही कहता है कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। तो एग्रीमेंट तो चाहिए ही चाहिए, तो कह सकते हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए। तो लिखिए there should be an agreement between two parties। दो पार्टीज तो ठीक है, दो पार्टी के बीच क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। क्योंकि हमने बात किया है कि भाई ऑफर जो होता है अगर उसमें हम प्लस कर दें एक्सेप्टेंस, ऑफर में अगर एक्सेप्टेंस जुड़ जाता है तो फिर उस बेस पे हमारा, चलो कंसीडरेशन वर्ड भी बात करते हैं कि कंसीडरेशन भी प्लस होता है। बेसिकली पर्सन वाइज करना क्या होता है, एक पर्सन ऑफर करता है और दूसरा एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन या लीगल ऑब्लिगेशन इन्वॉल्व होता है, तो इसीलिए ज्यादातर बात होगी हमारी ऑफर में एक्सेप्टेंस जोड़ा गया, इट बिकम्स एग्रीमेंट। तो ऑफर में एक्सेप्टेंस आया, कंसीडरेशन अगर इन्वॉल्व है तो वो क्या रूप ले लिया, एग्रीमेंट का रूप ले लिया। इस बेस पे अगर हम बात करें कि एग्रीमेंट क्या, तो एग्रीमेंट आपके ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का क्या होता है, आउटकम होता है। तो एक लाइन और लिख लेंगे
कि एन एग्रीमेंट इज an outcome of offer and acceptance. ऑफर और एक्सेप्टेंस का आउटकम होता है हमारा एग्रीमेंट। तो दो पार्टी का होना जरूरी और दोनों पार्टी के बीच एग्रीमेंट भी होना चाहिए। ठीक है जी। तो एलिमेंट्स ध्यान से हम लोग देखते चलेंगे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले एटलीस्ट टू पार्टीज का होना जरूरी और दो पार्टी के बीच एग्रीमेंट हो। लेकिन साथ ही साथ हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट कहता है इट इज एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो एग्रीमेंट का तो होना जरूरी है, साथ ही साथ ऐसा एग्रीमेंट हो जो लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल हो। तो इसका मतलब एक लीगल रिलेशनशिप की बात भी होनी चाहिए। तो एलिमेंट्स नंबर 3 कहता है क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जो मैं लिखूं उसको प्लीज अपने कॉपी में एक नोट डाउन भी करते चलेंगे, रिवीजन करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। क्रिएट लीगल रिलेशनशिप कहता है एग्रीमेंट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बनता है जिसमें लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट के जो दो पार्टी हैं वो आपस में ऑफर एक्सेप्टेंस करते हैं। एक ऑफर करता है, दूसरा एक्सेप्टेंस करता है। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस, जो ऑफर हो रहा है जिसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, उस पार्टीज के, बोथ पार्टीज की इंटेंशन जो होनी चाहिए वो लीगल रिलेशंस क्रिएट करने की होनी चाहिए। क्योंकि देखिए जैसे हमने कह दिया कि इसमें वादा निभाना है, इसके रिस्पेक्ट में पूरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात हो रही है। तो क्या हर वादा निभाना जरूरी है? राह चलते बहुत से वादे होते रहते हैं। पता चलता है कि एक दोस्त बोला कि चल कल मूवी देखने चलेंगे, मैं तुझे मूवी दिखाऊंगा, ठीक है, तो कल 3 बजे हॉल में पहुंच जाना। आप पहुंच गए, दूसरा दोस्त पहुंचा नहीं, पता चला कि अगले दिन मिला रहे, यार क्या करे, घर में रिलेटिव आ गए थे, मम्मी आने नहीं दी वगैरह वगैरह जो भी। आप कहते हैं नो 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 नो, अब तो बात कोर्ट में होगी। वादा किया, निभाया नहीं, ऑफर किया था, हमने एक्सेप्ट किया था, तो बताइए बात में अगर पता चले कोर्ट पहुंच गए तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो वही कहता है कि नो, एग्रीमेंट आप बना सकते हो ऑफर एक्सेप्टेंस के बेस पे, लेकिन उसमें लीगल रिलेशनशिप भी होना चाहिए और ये इंटेंसिटी झलकनी चाहिए बाय बोथ पार्टी, ऑफरर और एक्सेप्टर दोनों के थ्रू। तो आइए यहां एक लाइन लिखेंगे कि एन एग्रीमेंट देयर must be intention, there must be an intention by both the parties to create legal relationship। दोनों पार्टी की इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की। हाँ, इसी में हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी कि सर ये लीगल रिलेशनशिप की इंटेंशन है या नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैसे पहचाने। तो हमने एक लाइन बताया था कि यदि अगर आपका एग्रीमेंट बन रहा है डोमेस्टिक या सोशल नेचर का तो उसमें लीगल रिलेशनशिप की कमी पाई जाती है, लेकिन अगर वो आपका बिजनेस या कमर्शियल एक्टिविटीज का है तो वहां पे अंडरस्टूड ऑटोमेटिक लीगल रिलेशनशिप इन्वॉल्व होता है। तो एक लाइन लिख लेंगे कि यदि एग्रीमेंट, लिखें एन एग्रीमेंट मेड, एन एग्रीमेंट एट डोमेस्टिक और सोशल, डोमेस्टिक और सोशल नेचर an agreement at domestic or social nature is not a contract due to lack of legal relationship।
बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पे कई बार आपके केस बन के आते हैं। क्या ऐसा कोई एग्रीमेंट जो डोमेस्टिक या सोशल नेचर का हो, डोमेस्टिक हो या फैमिली हो, बात एक ही है, या सोशल नेचर का, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता? क्यों? क्योंकि इसमें लीगल रिलेशनशिप की कमी पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हमने फादर सन का एग्जाम्पल लिया आपका, इस तरह का अगर कोई भी एग्रीमेंट जिसमें डोमेस्टिक या सोशल बेसिस पे हो तो वो आपका वैलिड एग्रीमेंट नहीं होता। इसी पे एक बड़ा फेमस केस है, बाल्फर वर्सेस बाल्फर का, बड़ा ही एक फेमस केस है। देखिए केस साथ ही साथ हम डिस्कस करते हैं, केस लॉ याद रखें या ना रखें, लेकिन इसके फैक्ट को जरूर आप याद रखेंगे, क्योंकि इसी के फैक्ट के बेस पे एग्जाम में क्वेश्चन आपका केस बनता है। तो इसीलिए मैंने कहा ये नाम अगर आपको याद हो जाए तो और अच्छी बात है, आप केस लॉ भी कोड कर दीजिए। लेकिन अगर नाम ना याद रहे लेकिन फैक्ट ध्यान रहना चाहिए, तो आप केस बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। केस की जरूरत कहां पड़ती है? जो आपके प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चंस, आपके केस बेसिस क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो उसमें ये हेल्प करता है। तो देखिए कहानी है बाल्फर वर्सेस बाल्फर की। बेसिकली मिस्टर बाल्फर थे, उनकी शादी हुई तो मिसेज बाल्फर आई, यानी उनकी वाइफ आई। शादी के बाद हस्बैंड वाइफ दोनों कहते हैं कि चला हमें हनीमून चलना चाहिए। अब हनीमून पे जाने के लिए मिसेज बाल्फर की दिली इच्छा कि क्यों ना कहीं अब्रॉड, विदेश चला जाए, मेरी एक ही ख्वाहिश है विदेश घूमने की। तो मिस्टर बाल्फर कहें क्यों ना, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो मिस्टर एंड मिसेस बाल्फर घूमने के लिए विदेश चले जाते हैं। ठीक है जी, विदेश चले गए, लंदन गए। बहुत दिन बीते, जब कुछ दिन बीत गए तो उसके बाद मिस्टर बाल्फर कहते हैं अब हमें वापस चलना चाहिए। इनके जॉब से बुलावा आने लगा कि हाँ भाई कितने दिन शादी की छुट्टी लोगे, वापस नौकरी पे आ जाओ। तो मिस्टर बाल्फर वापस नौकरी पे जाने के लिए अपनी वाइफ को कहते हैं कि अब हमें वापस लौटना पड़ेगा। तो मिसेस बाल्फर कहते हैं कुछ दिन मुझे रहने दीजिए इस विदेश में, मेरी जीवन की जिंदगी की यही ख्वाहिश थी, प्लीज कुछ दिन और रुकने दीजिए। तो मिस्टर बाल्फर कहते हैं कि ठीक है, मुझे तो वापस जाना पड़ेगा, नौकरी का सवाल है। लेकिन जा मिसेस बाल्फर, जा जी ले अपनी जिंदगी, रह लो तो यहाँ विदेश में, मैं चला नौकरी पे, तुम्हें जितना दिन रुकना है यहाँ रुक जाओ। लेकिन मिसेस बाल्फर कहती है कि ठीक है रुक तो जाए, लेकिन खर्चा पानी कैसे चलेगा? तो यहाँ मिस्टर बाल्फर ने मिसेस बाल्फर को वादा किया कि मैं अपनी सैलरी का आधा हिस्सा तुम्हें यहां भेजता रहूंगा जब तक तुम यहां रुकोगी। यहां देखिए मिस्टर बाल्फर ने मिसेस बाल्फर को प्रॉमिस कर दिया कि जब तक तुम यहां रुकोगी मैं अपने सैलरी का आधा हिस्सा भेजता रहूंगा। और मिस्टर बाल्फर वो वापस लौट गए अपने वादे के मुताबिक। जब भी उनको सैलरी मिलती आधा हिस्सा मिसेस बाल्फर को भेज दिया करते थे। लेकिन वक्त बीतता गया, मिस्टर बाल्फर कह रहे अब तो आ जाओ। मिसेस बाल्फर कह नहीं नहीं, मेरी यही तो ख्वाहिश थी जिंदगी की, मैं यही रुकूंगी, बस आप आधा हिस्सा महीने का भेजते रहिए हमें बस। अब ऐसे में बेचारे मिस्टर बाल्फर कितने दिन भेजते? फाइनली उन्होंने कह दिया कि बस बहुत हुआ, अब नहीं भेजता मैं पैसे। मिसेस बाल्फर कह रही ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? आपने मुझे वादा किया है कि जब तक मैं यहां रहूंगी आप मुझे अपना आधा हिस्सा भेजते रहेंगे। मिस्टर बाल्फर कह रहे नहीं नहीं बहुत हुआ, अब मैं पैसे नहीं भेज सकता, वापस आना है तो आ जाओ। मिसेस बाल्फर कहते कि नहीं वापस नहीं आएंगे, अब बात कोर्ट में होगी। कोर्ट में केस फाइल कर दिया मिसेस बाल्फर ने और कहा कि देखिए एक हमारे और मिस्टर बाल्फर के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बना था जिसमें इनको अपने सैलरी का आधा हिस्सा भेजना था। कुछ दिनों तक भेजा, इसके बाद अब ये मना कर रहे हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसा मिसेस बाल्फर ने ब्लेम किया। बात कोर्ट में गई, सारे पहलुओं को देखा गया, लेकिन कोर्ट ने बताइए क्या जजमेंट दिया? उन्होंने जजमेंट दिया कि नो इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ लीगल रिलेशनशिप मिस्टर और मिसेस बाल्फर के बीच जो प्रॉमिस हुआ था वो एक डोमेस्टिक नेचर था, फैमिलियर बात थी। तो इस बेस पे इन्होंने कहा कि ये एक एग्रीमेंट तो है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और इसीलिए यहां पे कहा गया कि मिस्टर मिसेस बाल्फर ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो मिस्टर मिसेस बाल्फर की कहानी समझ आई।
इसमें सिंपली ये निर्णय लिया गया कि कोई भी डोमेस्टिक लेवल पे है या सोशल बेसिस पे अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसमें लीगल रिलेशनशिप की कमी पाई जाती है। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एक आपका क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो 3 पॉइंट हमने बात कर ली। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 पार्टी का होना जरूरी, उसमें एग्रीमेंट होना चाहिए और एग्रीमेंट के साथ साथ लीगल रिलेशनशिप भी होने चाहिए। ठीक है जी, आइए आगे बढ़े। नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 4 कहता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए फ्री कंसेंट का भी होना बहुत जरूरी है। कंसेंट मस्ट बी फ्री। अब जैसा कि आपको पता है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एक ऑफर होता है और ऑफर के रिस्पॉन्स में एक्सेप्टेंस होता है। एक्सेप्टेंस का ही मतलब एक कंसेंट से होता है, एक सहमति है, सहमति है। तो यही कहता है कंसेंट मस्ट बी फ्री। फ्री का मतलब बिना किसी दबाव से, हमने अपनी मर्जी से अपने होशो हवास में सहमति दी है कि हां मुझे मंजूर है, तभी वो फ्री कंसेंट होगा। लेकिन कहता है कि अ कंसेंट इज नॉट फ्री इफ इट इज ऑब्टेन्ड बाय। पता चलता है कंसेंट फ्री नहीं होगी यदि उसको ऑब्टेन किया गया बाय कोएर्जन, बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस, धमका के। पता चलता है कि आपने अगर, कोएर्जन का मतलब क्या होता है कि डरा धमका के आपने उनसे सहमति ली। पता चलता है कई बार कि हाँ, फिल्मों में देखता होगा कि तू अपनी ये वाला फ्लैट, ये वाली जमीन मुझे 25 लाख में बेच दे। सामने कहता मैं नहीं बेच सकता, मुझे नहीं बेचना। कहता है देखो प्यार से बेच दो, 25 लाख रुपए मिलेंगे, और अगर नहीं बेचा तो तू अपनी जान से जाएगा। सोच ले कि तुझे कैसे देना है ये फ्लैट, 25 लाख रुपए लेकर या अपनी जान देकर। बेचारा मजबूरी में कहता है जान है तो जहान है, ले लो ये फ्लैट 25 लाख में। ऑफर हुआ कि मुझे आपका ये फ्लैट चाहिए 25 लाख रुपए में, एक्सेप्टेंस हो गया कि ठीक है मंजूर है ले लीजिए। लेकिन बताइए ये एक्सेप्टेंस किस तरीके से लिया गया? डरा कर, धमका कर। तो वही कहा कि कंसेंट तो दी गई, एक्सेप्टेंस तो दी गई, इट इज नॉट फ्री, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस। पता चलता है मिस रिप्रेजेंटेशन करके, पता चलता है फ्रॉड करके। अगर आप कंसेंट लेते हैं, मिस्टेक से अगर आप रखकर अगर आप कंसेंट लेते हैं तो वो कंसेंट कहता है कि फ्री नहीं होता। एक फुल फ्लेज चैप्टर ही आएगा हम लोग का इसी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, फ्री कंसेंट टॉपिक। उस टॉपिक में डिटेल डिस्कशन करेंगे, हर एक पॉइंट्स पे हम लोग पूरी बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझिए कि कंसेंट अगर लिया गया कोएर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक के आधार पर, तो ये फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी और इस बेस पे वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसेंट बिल्कुल फ्री होनी चाहिए, बिना किसी दबाव के, बिल्कुल अपने होशो हवास में सही अपने जजमेंट लेके हमने लेना है। ठीक है जी, तो फ्री कंसेंट वर्ड ब्रीफली समझ आ रहा है? मैं फिर कह रहा हूं कि ये एक डिटेल टॉपिक ही आएगा हमारा चैप्टर, छोटे छोटे चैप्टर के रूप में ही आपका ये हमारा वर्ड कुछ आएगा इसमें एसेंशियल एलिमेंट्स में। तो उसी में फ्री कंसेंट, इसको डिटेल अभी आगे हम लोग बात करेंगे, जिसमें हर एक पॉइंट चाहे वो कोएर्जन हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो, मिसरिप्रेजेंटेशन हो, फ्रॉड या मिस्टेक, इस पे खूब डिटेल बात की जाएगी। ठीक है जी, अभी तो सिर्फ हम लोग केवल एसेंशियल एलिमेंट्स कवर कर रहे हैं। तो 4 एलिमेंट्स हमारे हो गए। आइए कहानी आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट एलिमेंट्स कहता है कॉन्ट्रैक्ट करने के जो पार्टी होते हैं वो कॉम्पिटेंट होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट करने में योग्य होने चाहिए। यानी नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 नोट भी करते चलिएगा आप लोग, कॉम्पिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट।
कंपिटेंस टू कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट के दो पार्टी होने चाहिए, दोनों पार्टी कंपिटेंट होने चाहिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अगर वो इनकम्पिटेंट है तो दो पार्टी होते हुए भी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता है। अब सर ये कंपिटेंट का मतलब क्या? तो देखिए, पहले एक लाइन लिख लीजिए। फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट parties of contract of the contract must be competent. जो भी कॉन्ट्रैक्ट के पार्टी होंगे वो कंपिटेंट होंगे। कंपिटेंट का मतलब योग्य से है। बाय लीगली कहा गया है कि आपकी योग्यता के रिस्पेक्ट में, कंपिटेंसी के रिस्पेक्ट में तीन बातों का होना जरूरी है। कहता है सबसे पहला कि आप मेजर होने चाहिए। मेजर का मतलब उम्र से है कि 18 साल बाद हमारा अगर देखें तो मेजोरिटी का उम्र आता है, उससे पहले वो माइनर बोला जाता है। तो कहता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर कंपिटेंसीज की बात करें तो सबसे पहले आपका मेजर होना जरूरी। सेकेंड वन कि आप कंपिटेंसीज के रिस्पेक्ट में आपका माइंड बिल्कुल साउंड होना चाहिए। साउंड इन द सेंस कि आपका जजमेंट लेने में विवेकपूर्ण क्षमता हो। यानी जैसे नॉर्मली एक पागल व्यक्ति, एक ड्रिंक किया हुआ व्यक्ति, भले ही वो मेजर हो जाए लेकिन वो अगर सही निर्णय लेने के समय अगर देखा जाए तो उसकी क्षमता नहीं रहती अगर वो ड्रिंक किया हुआ हो या अगर वो अनसाउंड माइंड यानी अगर वो मैड पर्सन हो। तो कहता है कि इसको बाय लॉ इनकम्पिटेंट माना गया। या कहता है कि अगर कोई लॉ द्वारा डिस्क्वालिफाइड ना हो, जैसा पता चलता कोई अपराधी हो, कन्विक्टेड पर्सन है, कोई इंसॉल्वेंट है, इस पे भी हम लोग एक डिटेल डिस्कशन आगे करेंगे। तो हमने कहा तीन क्वालिटी का होना चाहिए जरूरी। क्या क्या? मेजर हो, साउंड माइंड हो और किसी लॉ द्वारा डिस्क्वालिफाइड ना हो। मेजर का मतलब हमने सिंपली कहा कि 18 ईयर्स की उम्र हो। साउंड माइंड का मतलब है कि कोई पागल या ड्रिंक वगैरह किया हुआ ऐसा व्यक्ति ना अपने रेशनल डिसीजन, विवेकपूर्ण निर्णय लेने में बिल्कुल सक्षम हो। एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, कोई भी लॉ उसको डिस्क्वालीफाई नहीं कर रहा हो। पता चलता है कि हाँ कि या पता कोई उसने गलती किया हो, मिस्टेक किया हो, उस बेस पे कोर्ट ने उसको सजा सुना दी हो कि हाँ आप कन्विक्टेड पर्सन हो गए, इंसॉल्वेंट हो गए। अदर बहुत से केसेस में लाए जाते हैं जिसमें उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अगर देखा जाए तो इनकम्पिटेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है बाय लॉ। तो कहता है ऐसे भी आप नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि अ पर्सन is competent to contract if he is मेजर का मतलब कम से कम 18 साल का हो, वो साउंड माइंड का हो यानी रेशनल डिसीजन लेने में सक्षम हो और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, लॉ द्वारा वो डिस्क्वालिफाइड ना हो। तो ये तीन क्वालिटी अगर है तो वो कॉम्पिटेंट कहलाएगा। इसमें से कोई भी क्वालिटी कमी हो गई तो वो इनकॉम्पिटेंट माना जाएगा। तो इसलिए कहता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ये तीन क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। तीनों क्वालिटी बिल्कुल लॉजिकल रखा गया है ताकि कॉन्ट्रैक्ट में किसी तरह का अगर जाने अनजाने में उसको धोखे में ना रखा जाए। जैसे एक बच्चा वो बहुत ज़्यादा रेशनल डिसीजन नहीं ले सकता, पता चलता है कि एक चॉकलेट दिखा के उसकी पूरी बैग स्कूल की ले ली जाए, वो कहेगा बहुत अच्छा है, कहाँ मुझे चॉकलेट मिला और कहाँ कंधे पे भारी बैग, ले भाई पकड़। बिकॉज इट हैव नो कैपेबिलिटी टू टेक अ रेशनल डिसीजन। कि उसको नहीं पता कि एक बैग की कीमत पूरे क्या और एक चॉकलेट की कीमत क्या। तो इसलिए कहता है कि माइनर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज इनकम्पिटेंट। अनसाउंड माइंड को तो आप समझ ही रहे हैं, लॉ द्वारा डिस्क्वालीफाइड, तो उस पर तो हम लोग कुछ ऑब्जेक्शन ही नहीं कर सकते।
तो कहता है एलिमेंट्स में, कॉन्ट्रैक्ट के पार्टी में कॉम्पिटेंसीज का होना जरूरी है। ठीक है जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर कितना तक हो गया? 5 तक हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट 6 कहता है कंसीडरेशन का होना भी जरूरी है। वैसे तो हमने जब सिक्वल देखा था, स्टेप देखा था क्या क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में चाहिए, तो उसमें वर्ड कंसीडरेशन को भी इन्वॉल्व किया था। ये वर्ड कंसीडरेशन का होना बहुत जरूरी है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगर कंसीडरेशन नहीं तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट किया जा सकता। जैसे सिंपली मैंने एग्जांपल लिया कि आप मुझे ऑफर करते हैं कि सर मुझे लॉ पढ़ा दीजिए, मैंने कहा ठीक है मैं पढ़ा दूंगा, कंसीडरेशन की बात होगी, इसके लिए मैं फीस लूंगा। लेकिन सोचिए वहीं पे आप मुझे ऑफर करते हैं कि लॉ पढ़ा देने, मैं कहा एक्सेप्ट, ठीक है मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं फीस नहीं लेता, कहना नहीं फीस नहीं लूंगा, यानी विदाउट कंसीडरेशन। तो ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा कि अगर मैं विदाउट फीस अगर आपको पढ़ाने के लिए मैं अपनी सहमति दे देता हूं, एक्सेप्टेंस दे देता हूं, तो ठीक है जितनी दिन मैं पढ़ाऊं उसके बाद कहता जाओ मैं नहीं पढ़ाता, तो यू आर नॉट इन्फोर्स्ड मी, आप मुझे इन्फोर्स नहीं कर सकते। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू लैक ऑफ कंसीडरेशन। कंसीडरेशन होना चाहिए तभी आप लीगली बाउंडेड कर सकते हैं। तो इसीलिए कहता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसीडरेशन का होना जरूरी है। ठीक, एक लाइन लिख सकते हैं इसमें भी, फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट consideration required. No consideration, no contract. कंसीडरेशन नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। कंसीडरेशन को फिर ध्यान से समझिएगा, कंसीडरेशन का मतलब बोथ साइड कंसीडरेशन होना चाहिए। जैसे एक सिंपली एग्जांपल वाइज अगर देखें तो मान लीजिए ये पर्सन मिस्टर ए हैं और एक तरफ मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने ऑफर किया टू परचेज अ कार। मिस्टर बी ने एक्सेप्टेंस दिया, एक्सेप्ट द ऑफर। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ए बी को ₹4 लाख यहां पे लिख देते हैं। ए बी को क्या करेंगे? 2 लाख रुपए देंगे और बी ए को क्या करेगा? कार देगा। तो यहां पे जैसे मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये 2 लाख कंसीडरेशन है। ये बताइए कंसीडरेशन किसके लिए है? तो फॉर बी के लिए। और ये कार भी क्या है? कंसीडरेशन है फॉर ए के लिए। अब यहां ध्यान रखिएगा, अगर मैं कहूं कि कंसीडरेशन इसमें है या नहीं है तो दोनों साइड चेक कीजिएगा। अगर दोनों साइड यानी दोनों पार्टी को बदले में कुछ मिल रहा है, कंसीडरेशन का मतलब ही था समथिंग इन रिटर्न, तो दोनों पार्टी को कुछ मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन पता चला कि कार मिला लेकिन 2 लाख रुपए की बात नहीं हुई, तो यहां कार कंसीडरेशन है। अब आप कई बार इसमें इलॉजिकल बात होने से कार तो कंसीडरेशन है ही, कंसीडरेशन है तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। नो, कंसीडरेशन अगर बोला जाए कि है इसका मतलब बोथ साइडेड कंसीडरेशन। सिंगल साइड तो हर समय रहेगा कंसीडरेशन। जैसे मैंने कहा आप बड़े ऑफर करते हैं पढ़ा कि सर मुझे आप लॉ पढ़ा दीजिए, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ बदले में कहा फीस छोड़ दो फीस, तो देखिए आपको तो बदले में कुछ मिल जाएगा। आपको क्या मिला? तो आपको मैंने पढ़ाया वो मिल गया, लेकिन मुझे क्या मिला इसके बदले? कुछ नहीं मिला। तो इट इज अ केस ऑफ लैक ऑफ कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन कुछ के बदले में कुछ, दोनों साइड आना चाहिए आपका।
ठीक है जी। तो व्हाट इज कंसीडरेशन, इसको हम लोग पहले भी बात की और फिर एक डिटेल चैप्टर में भी बात करेंगे। तो कंसीडरेशन चेक जब भी किया जाता है तो देखा जाता है दोनों साइड कंसीडरेशन है या नहीं। दोनों साइड है तो कंसीडरेशन है, अगर एक साइड नहीं है तो इसका मतलब कंसीडरेशन नहीं है माना जाएगा। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसीडरेशन का भी होना जरूरी है। ठीक, इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट आपका बनता है, पॉइंट नंबर 7, लॉफुल ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। देखिए वर्ड अगर ऑब्जेक्ट की मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट का मतलब कंसीडरेशन से ही है। अभी हमने कहा कंसीडरेशन का होना जरूरी है, कहता है कंसीडरेशन लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। उसी के रिस्पेक्ट में दूसरा वर्ड ऑब्जेक्ट यूज करता है, वर्ड ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन दोनों की बात, ऑब्जेक्ट उद्देश्य से कंसीडरेशन पे ही डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा कि आप मेरे पास आते हैं कि मुझे लॉ पढ़ा दीजिए, तो मैंने कहा ठीक है मुझे फीस दीजिएगा, तो यहां पे जो लॉ का पढ़ाना है वो ऑब्जेक्ट है। हम लोग हम आप के बीच कॉन्ट्रैक्ट किस बात के लिए, तो ऑब्जेक्ट हमारा लॉ का पढ़ना पढ़ाना। तो वो ऑब्जेक्ट बताइए, वो आपका, वो मेरे, आपके लिए वो कंसीडरेशन भी बन रहा है या नहीं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कार खरीदने बेचना, तो कार खरीदने बेचने ऑब्जेक्ट है और कार कंसीडरेशन भी बनता है। तो ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन का अगर देखा जाए तो काफी सिमिलरिटी, क्लोज रिलेशन होता है। तो अगर मैं लॉफुल ऑब्जेक्ट की बात करूं तो अंडरस्टूड ऑब्जेक्ट लॉफुल है या नहीं है वो कंसीडरेशन से ही पता चल जाएगा आपको। जैसे एग्जांपल वाइज अगर मैं बात करूं, ये कहता मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, ठीक है, बदले में तुम मुझे काली घाटी के से एक सोने की बैग लाकर दोगे। अब यहीं पे देखिए, एक सोने की बैग लाकर दोगे काली घाटी से, स्मगलिंग का, उसके बदले में 5 लाख रुपए दूंगा। ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, कंसीडरेशन है। कंसीडरेशन एक तरफ 5 लाख रुपए देना और दूसरी तरफ सोने का, आपका स्मगलिंग किया हुआ सोना मुझे देना। तो कंसीडरेशन तो है, लेकिन बताइए क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नो, व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट लॉफुल कंसीडरेशन, लीगल कंसीडरेशन नहीं है। तो कहता है कंसीडरेशन जो भी होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल का मतलब ही है कि किसी तरह का ऐसा काम उसमें ना करें जो लॉ द्वारा मना किया गया हो, उससे लॉ का, आपका लॉ डिफीट हो रहा हो, इस तरह का आप कोई भी काम नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो लॉ कंसीडरेशन जो भी उसी से रिलेटेड है वो मस्ट बी लॉफुल। और कंसीडरेशन ही बताइए, जैसे स्मगलिंग किया हुआ सोना मुझे ला के दो, तो ये कंसीडरेशन भी और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, इट इज इलीगल। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो अनलॉफुल है तो उस बेस पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो सकता। तो यहां पे हम एक लाइन सिर्फ लिखेंगे कि कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट मस्ट बी लॉफुल। कैसा कंसीडरेशन अनलॉफुल हो सकता है, इस पे डिटेल चर्चा आगे, ये एक टॉपिक आएगा जिस पे डिटेल हम बात करेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है जी, आगे बढ़े। नंबर 8 कहता है कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो लॉ द्वारा वॉइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड। देखिए वैसे तो लॉ ने कुछ कह दिया तो वो सर्वोपरि, उसके आगे फिर हम लोग किसी तरह का और डिबेट करने का अगर मतलब ही नहीं, डिस्कशन का मतलब ही नहीं बतना, जो लॉ ने कह दिया वो आपको मान लेना पड़ेगा। लेकिन लॉ कुछ भी कहता है तो वो लॉजिकल बात करता है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कह देगा लॉ। तो इसीलिए लॉ जो भी बात करेगा वो लॉजिकल बात करेगा। तो इसी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 24 to 80 हम लोग आगे बात करेंगे, इसमें सर्टेन एग्रीमेंट टू बी डिक्लेयर्ड void by लॉ। लॉ का मतलब क्या, अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
अब वो क्या क्या बातें हैं आगे हमारा चैप्टर बन के आएगा, देखिए आपका ये छोटा सा टॉपिक ही बन के आएगा इसी चैप्टर में। आपका क्या क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो वाइड डिक्लेयर किया गया है उसको, जैसे किसी को व्यापार करने से रोकना, रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, इसको स्पेशली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहा गया कि नो इट्स वाइड, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। किसी को शादी करने से रोकना, ये किसी का शादी विवाह करना, इट इज अ फंडामेंटल राइट ऑफ अ पर्सन, उसको रोकने से रिलेटेड एग्रीमेंट, ये सब स्पेशली कहता है कि ये वाइड डिक्लेयर्ड है। तो ये बात सेक्शन 24 टू 30, सेक्शन 24 टू 30 में हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा भी एक दो सेक्शन है वो उसको डिटेल बात करेंगे हम। तो लॉ ने जब मना कर दिया कि ये वाइड एग्रीमेंट है, इसका मतलब ये है कि फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं ले सकता। तो ये एलिमेंट्स में कहता है ऐसा कोई एग्रीमेंट ना हो जो लॉ द्वारा वाइड डिक्लेयर्ड हो। तो नॉट वो वाइड डिक्लेयर, वो आपका एग्रीमेंट वाइड डिक्लेयर्ड नहीं होना चाहिए अंडर लॉ। क्या क्या वाइड डिक्लेयर किया गया है सेक्शन 24 टू 30 हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट वन नंबर 9 कहता है, यहां नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। नंबर 9 सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। देखिए कॉन्ट्रैक्ट का जो भी कंटेंट होगा वो बिल्कुल सर्टेन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, भेग ना हो। क्लियर का मतलब, सर्टेन का मतलब आप जो समझ रहे हो हम जो समझ रहे हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट के जो बोथ पार्टीज सेम सेंस में उस बात को समझे, किसी तरह की उसमें अनसर्टेनिटी ना हो, तो फिर ऐसे में आपका वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। एक लाइन पहले लिखें, द मीनिंग ऑफ contract must be certain। जैसे सिंपली ध्यान दीजिए कि आप मेरे पास आते हैं कि सर आप मुझे लॉ की क्लास करवा दीजिए। मैंने कहा ठीक है मैं करवा दूंगा। आपने ऑफर किया, मैंने एक्सेप्ट किया। बात अब कंसिडरेशन की हो रही है। अच्छा सर ठीक है, फीस क्या लीजिएगा? तो मैंने कहा जो ठीक लगे दे देना। अब बताइए क्या यहां पे कंसीडरेशन सर्टेन हुआ? मैंने कहा जो ठीक लगे दे देना। कंसीडरेशन ऐसा नहीं है कि नो कंसीडरेशन, कंसीडरेशन है रीजनेबल कंसीडरेशन, जो उचित लगे वो दे देना। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैंने पूरी ईमानदारी से आपको लॉ की क्लास करवाई, पूरा पढ़ाया। पढ़ाने के बाद जाते वक्त आपने कहा कि सर वो फीस ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है अच्छी बात है दे दीजिए। आप मुझे 50 रुपए निकाल के दे रहे हैं कि सर ये 50 रुपए लीजिए फीस। मैंने कहा कि ये क्या 50 रुपए? हाँ सर फीस तो मैं दूंगा, गुरु दक्षिणा लिए बिना मैं ना 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 सर वो नहीं होगा, आपको फीस तो लेनी होगी। मैंने कहा लूंगा तो जरूर, ये क्या 50 रुपए दे रहे हो? इज इट रीजनेबल? आपने कहा हाँ सर बिल्कुल रीजनेबल है। 50 रुपए सर, दोस्तों कह रहा था सर 20 रुपए देने के लिए, मैंने कहा ना ना रीजनेबल देंगे हम, 50 रुपए सर को फीस देंगे। हाँ जी बताइए क्या ऐसे सिचुएशन में मैं कोई क्लेम कर पाऊंगा कि ना 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 कम से कम 5000 होना चाहिए वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी नो। तो यहां पे किसी तरह का कोई इन्फोर्समेंट का सवाल ही नहीं उठता है। तो यही पे कहता है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में चाहे कंसीडरेशन हो या कोई भी टर्म्स अगर क्लियर ना हो, सर्टेन ना हो, तो ऐसी स्थिति में वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो कहते हैं जो भी मीनिंग पता चलता है कि हाँ आप कहते हो कि हाँ मैं खूब मेरे लिए मेरे घर में शादी है, खूब सुंदर पंडाल बना दो। बता ठीक है बना दूंगा, इसके लिए 2 लाख रुपए लेंगे, ठीक है दिया, लेकिन खूब सुंदर पंडाल बनाओ। अब ये खूब सुंदर पंडाल बना देना इज इट सर्टेन? पता चलता साइड साइड में बस लगा दिया, बीच में 2-4 अलाव जला दिए और कुछ नहीं किया, बोला ऐसा यही मॉडर्न पंडाल है। आप कहते हो क्या किया इसमें, 2 लाख रुपए किस बात के? आप कुछ नहीं कह सकते, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तैयार ही नहीं हो सकता। तो इसीलिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा मस्ट बी सर्टेन, वो सर्टेन होना चाहिए। ठीक है जी, समझ आ रही है बात? तो एक पॉइंट हमारा आया सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, मीनिंग मस्ट बी क्लियर एंड सर्टेन। ठीक, नेक्स्ट वन पॉइंट नंबर 10 पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस।
देखिए कॉन्ट्रैक्ट आप जो भी करते हैं उसके जो टर्म्स होते हैं ऐसे टर्म्स होने चाहिए जो कि कैपेबल टू परफॉर्म। हाँ, एक बात हमने कहा कि मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पहले थोड़ा याद ध्यान दीजिए, मस्ट बी सर्टेन। एक बात और लिख लीजिएगा इसमें, और कैपेबल बीइंग मेड सर्टेन। या तो वो सर्टेन हो या सर्टेन बनाने लायक हो। देखिए सर्टेन वर्ड को तो समझ लिया, कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन का मतलब कि अभी फर्स्ट इंस्टेंस वो सर्टेन नहीं दिख रहा लेकिन उसको सर्टेन बनाया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल, आप आते हैं मेरे पास पढ़ने के लिए कि सर मुझे लॉ की क्लास करवा दीजिए। मैंने कहा ठीक है मैं करवा दूंगा, एक्सेप्ट। आपने कहा फीस, तो मैंने कहा आप अकाउंट्स की क्लास कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ। तो केएसपी क्लासेज में, यहाँ केएसपी क्लासेज में अकाउंट की फीस कितनी है? तो उसकी 5000 रुपीज है। तो मैंने ये कहा कि जो हमारे केएसपी क्लासेस में अकाउंट की फीस है ना, वही फीस मुझे दे देना। ध्यान दीजिएगा, अकाउंट्स की फीस सर्टेन है 5000 रुपीज। लॉ की बात हो रही है फीस की, तो मैंने ये कहा कि जो अकाउंट्स की फीस है वही फीस दे देना। एट फर्स्ट इंस्टेंस इट इज नॉट सर्टेन, मैंने कहा जो अकाउंट की फीस है वही दे देना, बट कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन, इसको सर्टेन बनाया जा सकता है। तो फिर वो अकाउंट की फीस देखी जाएगी, वो कितनी 5000। तो अंडरस्टूड है कि लॉ की भी फीस कितनी हो गई 5000 रुपीज। तो इसी को बोलेंगे कि फर्स्ट इंस्टेंस इट इज नॉट सर्टेन बट इट इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। तो वही कहता है कि मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्टेन हो या सर्टेन बनने योग्य हो, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ, फिर ये बात हम कर रहे थे अपने पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की। कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट के जो भी टर्म्स रखे जाएं वो कैपेबल टू बी परफॉर्म, वो परफॉर्म करने में कैपेबल होना चाहिए। ऐसी को आपका कैपेबल है या नहीं है, हाउ इट डिसाइड। तो देखिए ये थोड़ा यूनिवर्सल बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। कोई कहता है अगर कि हाँ कि तुम मुझे 5000 रुपए दो, मैं 200 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ कर दिखा दूंगा। तो अच्छा ऐसा दिया मैंने 5000 रुपए, ये लो 5000 रुपए, मुझे 200 किलोमीटर प्रति घंटे दौड़ के दिखाओ। और कहता नहीं तो 10,000 रुपए वापस। बताइए क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? हम आप है ना यूनिवर्सल बेसिस पे अच्छी तरह जानते हैं कार 200 किलोमीटर प्रति घंटे नहीं दौड़ पाती, एक आम इंसान कैसे दौड़ेगा? तो इट इज इम्पॉसिबल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज में कई बार देखते हैं, फिल्मों में दिखाता है तुम मेरे से शादी कर लो, मैं तुम्हारे लिए तारे तोड़ कर ला दूंगा। अगर ठीक है शादी हो गई, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब वो कहता है कि ठीक है शादी हो गई, अब मुझे तारे तोड़ कर लाओ। स्टार नॉट वायर, वायर तो तोड़ा जा सकता है, बताइए स्टार तार, बताइए तारे टूट पाएंगे? नो, इट इज इम्पॉसिबल। तो ऐसी कई बातें में कर दी जाती है विच इज नॉट कैपेबल टू बी परफॉर्म्ड। कहता है इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी माना जाएगा जब वो परफॉर्म करने में पॉसिबल हो। तो इसीलिए कहता है, एक लाइन लिख लीजिए कि द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट should be capable to perform। ठीक है जी। जो भी आपका टर्म्स होगा वो परफॉर्म करने लायक हो। अगर ऐसी बातें हो गई जो इम्पॉसिबल है तो उस पे बेस पे किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। ठीक है जी। तो हमने 10 पॉइंट डिस्कस कर लिए। आइए एक लास्ट पॉइंट अब डिस्कस करेंगे हम लोग। पॉइंट नंबर 11 कहता है कुछ नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज भी हो सकती है। नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज। देखिए वैसे तो हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो अभी तक के एलिमेंट्स काफी हैं। कॉन्ट्रैक्ट हम लोग पढ़ेंगे, ओरल भी वैलिड होता है, रिटन भी वैलिड होता है, बस बाकी के टर्म्स हों। लेकिन वैसे अगर पूछा जाए क्या एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बिल्कुल हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट में भी ओरल में भी रिटन, लेकिन कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बाय लॉ ही कह दिया जाता है
कि नहीं नहीं ये कॉन्ट्रैक्ट रिटेन ही होना चाहिए, ये रजिस्टर्ड होना चाहिए, इसमें ये कंप्लाई करो। जैसे आप मान लीजिए कि हमारे पास आते हैं एडमिशन लेने के लिए, क्लास करने के लिए, तो एक तरीके से हमारा और आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे हमने कहा ओरल या रिटन सब भी हो सकता है, लेकिन हमारे क्लास का टर्म्स है कि नहीं आपने एक एडमिशन फॉर्म भरना होगा, फीस की रिसीट लेनी होगी वगैरह। तो जब तक वो फॉर्म नहीं भरेंगे, बताइए हमारे और आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होता है, वहां भी एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है। कोई प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी रजिस्ट्री करानी पड़ती है। तो कॉन्ट्रैक्ट देखिए, नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में भी ओरल में भी रिटेन, लेकिन कहता है कि ना पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ कह रहा है प्रॉपर्टी वाला कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रजिस्ट्री रिक्वायर्ड। तो ऐसी स्थिति में बताइए जब तक वो रजिस्ट्री नहीं कराएंगे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? तो कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज नॉट फॉर ऑल केसेज, इन सर्टेन केसेज वे आर रिक्वायर्ड बाय लॉ, कि कुछ अदर फॉर्मेलिटीज भी अगर कहता है तो यू मस्ट कंप्लाई सच अदर फॉर्मेलिटीज, तभी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो एक दो बातें इसमें भी लिखें, ये कॉन्ट्रैक्ट में भी ओरल और written, but in a particular cases it is required by law that contract must be in writing and registered, जो भी अक्सर रिकॉर्ड, तो हम कह सकते हैं इन सर्टेन केसेज it must comply to other necessary formalities which is required by law। ठीक है जी। तो कहता है कि अगर कोई अदर फॉर्मेलिटी लॉ द्वारा रिक्वायर्ड हो तो उसको भी आपने कंप्लाई करना होगा, तभी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो बस ये कुछ हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स थे। हर एलिमेंट्स, वैसे तो उन्होंने कहा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए सारे एलिमेंट्स को रिटेन करना है, आपको याद रखना है, लेकिन हर एलिमेंट्स को ध्यान से समझ के पढ़ना है। किसी भी पॉइंट के बेस पे केस बना के आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है जी। तो आइए एलिमेंट्स को एक नजर आइए और भी देख लीजिए कि हमने क्या क्या कवर किया। तो इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला पॉइंट, एटलीस्ट कितने पार्टीज होने चाहिए? दो पार्टी। दो पार्टी के बीच क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के साथ साथ लीगल रिलेशनशिप भी क्रिएट होना चाहिए, तभी जाके वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। हाँ, इसमें जो ऑफर होता है और एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस का मतलब कंसेंट। कंसेंट कैसा होना चाहिए? मस्ट बी फ्री। फ्री कंसेंट का होना जरूरी है। फ्री कंसेंट देने वाले जो पार्टीज होते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट के बोथ पार्टीज, वो पार्टी बताइए कॉन्ट्रैक्ट करने में बिल्कुल कॉम्पिटेंट होने चाहिए, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। साथ ही साथ कंसीडरेशन की बात होती है, और कंसीडरेशन या ऑब्जेक्ट बताइए कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट आपका लॉफुल। साथ ही साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स हैं, जो कंटेंट हैं, उसमें हमने कहा कि कुछ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द्वारा वाइड डिक्लेयर किए गए हैं, तो अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो वो वाइड डिक्लेयर्ड वाले कंटेंट नहीं होने चाहिए, दैट इज नॉट डिक्लेयर्ड वाइड। साथ ही साथ हमने कहा जो इसके मीनिंग्स होते हैं वो बताइए कैसे होने चाहिए? मस्ट बी सर्टेन, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग्स। कॉन्ट्रैक्ट के जो आपके टर्म्स हैं वो बिल्कुल कैपेबल टू बी परफॉर्म होने चाहिए, यानी पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। एंड द लास्ट वन हमने बात की कि यदि कोई नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज रिक्वायर्ड है इन अ पर्टिकुलर केसेस, पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, तो आपने वो लीगल फॉर्मेलिटीज भी कंप्लीट करनी है। ठीक है जी। तो चलिए, ये थी हमारी एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आज हम लोग बात यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स के वैरायटी टाइप्स की डिटेल डिस्कशन करेंगे।
आज हम लोग यही रुकते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।